माई माफिया लवर एपिसोड 47। रेहान दरवाजे के कुंडी पर हाथ रख के जैसे ही खोलने को हुआ कि दादी अपनी तारीफ करते हुए बोली, सुबह 4 बजे उठ के तेरे दादाजी को चाय नाश्ता बना के देती थी। उसके बाद सभी के लिए खाना बनाती थी। सूर्य निकलने के पहले मेरा सब काम हो जाता था। दादी अपने और अपनी जवानी के बारे में बताई जा रही थी कि उनके टाइम में वो कैसे बच्चे और घर का काम संभाला करती थी, जिससे वेदिका और नव्या बड़े ध्यान से सुन रही थी। दादी ने आजकल की लड़कियों की बुराइयां करते हुए आगे बोली, आजकल की लड़कियां तो एक ही डिलीवरी में बूढ़ी हो जाती है, बेवजह में नौटंकी करती है, ये दुखता है वो दुखता है, अच्छी चीज़ें तो खाती पीती नहीं है, वही सड़ी हुई पाव खाएंगी। दादी की बात काटते हुए वेदिका ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोली, दादी वो सड़ी हुई पाव नहीं होता, उसे बर्गर और पिज़्ज़ा कहते हैं। दादी ने मुंह टेढ़ा करते हुए आगे बोला, हाँ वही बूगर, पाव खा खा के पाव जैसी हो जाएगी तो दुखेगा नहीं तो क्या होगा। दादी की फनी बातें सुनकर वेदिका नव्या अंदर ही अंदर बहुत हंसने लगी। वेदिका ने दादी के मुंह पर हाथ रखकर प्यार से बोली, दादी अब बस भी करो, फिर कहोगी कि मुंह में दर्द हो रहा है, अभी अभी दांत निकले हैं, 8 दिन भी नहीं हुआ, डॉक्टर ने मना किया है ना कम बात करने के लिए। दादी ने वेदिका के हाथ को झटकते हुए बोली, अरे बूढ़ी माँ, तू बूढ़ी हो गई है, मैं नहीं, मेरी उम्र आने तक तुम्हारे ना जाने कितने हाल हो जाएंगे, आई बड़ी मुझे सिखाने। वेदिका ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, हाँ कर दो दादी, गलती हो गई मुझसे जो मैंने आपसे कुछ बोली। मैं बूढ़ी हूँ, आप नहीं, आप तो अभी भी जवान हो, बोलो और बोलते रहो, जब दर्द करे मुंह फिर मत कहना। अब विहान ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से तीनों ने उसी डायरेक्शन में देखा। दादी का तो कुछ नहीं, पर वेदिका और नव्या दोनों बेबसी से विहान को देखने लगे। वेदिका चालाकी दिखाते हुए तुरंत दादी के बेड से खड़ी हो गई और दादी के गालों पर प्यार से किस करते हुए बोली, बाय दादी, गुड नाइट। वेदिका को इतना तो समझ आ गया कि भाई हम दोनों को फटकार लगाएगा क्योंकि दादी को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। वेदिका ने यहाँ से जाना ही बेहतर समझा। वो अपनी चोर नज़रों से देखते देखते दबे पांव कमरे से जल्दी जल्दी निकलने लगी। वेदिका जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उसे जाता देखकर नव्या भी खड़ी हो गई। जैसे ही पीछे मुड़ी जाने को कि दादी बोल पड़ी, अब तू कहाँ चली जब मेरा पोता यहाँ है। नव्या ने एक ही कदम आगे बढ़ाई थी जो रुक गई। एक हाथ से अपने सिर के बालों को संवारने लगी और दूसरे हाथ से अपनी ड्रेस ठीक करने लगी। विहान नव्या को इग्नोर करके दादी के पास गया। वहीं विहान दादी के पास बैठा अपने हाथ दादी के हाथ पे रख के बोला, दादी अभी आपके दांतों का दर्द कैसा है, क्या ज़्यादा दर्द कर रहा है। दादी विहान के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा लाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरे होते हुए तेरी दादी को कुछ हो सकता है क्या। विहान दादी से नाराज़गी जाहिर करते हुए आगे बोला, चलो आपको कब से ये आदत लगी इतनी देर रात जागते रहने की। दादी ने आगे कहा, अरे आज ही तो इतनी देर तक जागी हूँ, तेरे बचपन की सोने का कड़ा अपनी बहू रानी को दिखा रही थी। इसको ये बता रही थी कि तुम्हारा बच्चा होगा तो ये कड़ा मैं उसे अपने हाथों से पहनाऊंगी। ये कड़ा हमारी चौथी पीढ़ी पहनेगी, बस तब तक मैं मरूं नहीं। दादी बोल ही रही थी कि विहान उन्हें टोकते हुए बोला, दादी बस अब आप आराम करो, रात काफ़ी हो गई है। नव्या जो खड़ी थी वो दादी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शर्म के साथ साथ अजीब भी लगने लगा उसे। विहान बेड पर बैठा था और नव्या उसके पीछे खड़ी थी। वो खुद के मन में कहने लगी, अच्छा हुआ कि विहान का फेस नहीं दिख रहा, वरना मैं कैसे नज़र मिलाती। दादी मुंह टेढ़ा करके बोली, जब भी मैं बच्चे की बात करती हूँ तुम दोनों का मुंह ही लटक जाता है, ऐसा लगता है महाभारत युद्ध करने को कहा हो। विहान आगे बोला, दादी मैं हमेशा कहता हूँ आपको कुछ नहीं होगा और आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। इतना सुनकर दादी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई जो किसी से छुपा नहीं सकता। दादी अपने दोनों हाथ से विहान के गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा बच्चा
मेरा लाल, मुझे पता है तू कभी अपनी दादी को नाराज़ नहीं कर सकता और बिना परपोता देखे मुझे मरने नहीं देगा। इस बार विहान भारी आवाज़ में दादी से शिकायत करते हुए कहा, दादी, कितनी बार कहा हूँ, ये मरने वाला वर्ड मत बोला करो। दादी ने कहा, ठीक है, नहीं बोलूँगी। बस 10 मिनट तक विहान ने और दादी से बातें किया। उसके बाद विहान और नव्या दादी के कमरे से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ नैना का घर। उत्तम जी हॉस्पिटल से देर रात घर आए। हॉस्पिटल में नैना अपने पापा के पास रुकी थी। नरेश जी की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया था। उठने बैठने चलने फिरने लगे, जिसे देखकर सभी की एक उम्मीद की किरण जागने लगी कि नरेश जी अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। हान की कही हुई बातें उत्तम जी के जहन में बार बार वही घूम रहा था। उन्हें हान की बातों पर यकीन करना भी मुश्किल होने लगा। हान के बोले हुए एक एक शब्द उत्तम जी को सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे। उत्तम जी को इस तरह से परेशान और गहरी सोच में देखकर सुरेखा जी बोली, अब तुम्हें क्या हो गया? इतना खोए खोए से क्यों दिख रहे हो? हॉस्पिटल में रह रहकर कहीं तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं लग गई? कितनी बार बोली हूँ दिन भर मत रहा करो, पर नहीं। सुरेखा जी की जली घटी बातें सुनकर उत्तम जी चिढ़ते हुए बोले, सुरेखा, बिना सोचे समझे क्या बोले जा रही है? तुझे तो सिर्फ यही लगता है कि मेरी परेशानी हॉस्पिटल की ही है, पर ऐसा नहीं है। फिर कैसी परेशानी है? तुम्हें तो अपनी बीवी बच्चे छोड़कर सिर्फ अपनी भांजी की ही पड़ी रहती है। कभी घर का सोचा है कि घर कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा? वो तो सब दिखाई नहीं देगा। जब तक बहन जिंदा थी तो उसका घर देखते थे, उसके जाने के बाद उसकी बेटी का। उत्तम जी उंगली दिखाते हुए सुरेखा जी को बोले, सुरेखा, बस कर दे, वरना मेरा गुस्सा तू जानती है, कहीं गुस्से में मैं कुछ गलत ना कर दूँ जो तू नहीं चाहती। खामखा मेरा हाथ उठ जाएगा। सुरेखा जी रोने का नाटक करते हुए बोली, हाय मेरी किस्मत, अब यही रह गया है। अब आप मुझ पर हाथ उठाएंगे? सुरेखा जी ने उत्तम जी के हाथ पकड़कर खुद के गालों पर वार करते हुए बोली, लो मारो मुझे, मार डालो, मेरा गला दबा डालो। मेरे मरने के बाद शव को शांति मिल जाएगी। तुम्हें, तुम्हारी मरी हुई बहन को, तुम्हारी भांजी को, सभी को, सब लोग मिलकर यही चाहते हैं कि मैं ही मर जाऊं। सुरेखा जी की इतनी बातें सुनकर उत्तम जी को सहन करना मुश्किल हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके दांत पीसते हुए बोले, सुरेखा, अब बस कर दे, वरना क्या क्या करोगे आप? क्या बचा है करने के लायक? अपने बच्चों को तो देख रेख नहीं कर सकते, दूसरे के पीछे दिन रात हॉस्पिटल में पड़े रहते हो। मुझे तो लगता है मेरे यहाँ रहने से भी सभी को तकलीफ हो रही है। मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। सुरेखा जी गुस्से में ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी, जिस पर उत्तम जी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, जा अभी निकल जा, तू सही कह रही है। तेरे जाने से ही यहाँ शांति बनी रहेगी। जब तक तू रहेगी इस घर में मैं नहीं रह सकता शांति, क्योंकि तू रहने नहीं देती है। उत्तम जी इतना बोलकर घर में से बाहर निकल कर बैठ गए। वहीं सुरेखा जी किचन में जाकर फफक फफक कर रोने लगी। बहुत रात होने के बाद जब उत्तम जी पर घर के अंदर आए तो सुरेखा जी मुंह फुलाते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए सोने की कोशिश करने लगी। उत्तम जी घर में आते ही पहले लकड़ी की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि हान जो कह रहा है वो सही है। इस दुनिया में उसके जैसा इंसान मिलना नामुमकिन है और हम जैसे गरीबों का कोई हाथ नहीं थामता है। वो तो बेचारा हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया है। आजकल के ज़माने में लोग अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं रखते, वो तो हम लोगों का भी ध्यान देने के लिए कह रहा है और वो बात ही नहीं करता, वो करके दिखाता है, क्योंकि उसने नैना के पापा का बड़े अच्छे से ख्याल रखा है। इससे ही पता चलता है उसके मान सम्मान, उसके संस्कार क्या है। उत्तम जी अपनी खामोशी तोड़ते हुए आगे बोले, देख सुरेखा, मुझे पता है तू सोई नहीं है, मुझे तुझसे कुछ बात करना है। मुझे पता है तू नैना को ज़रा भी पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने फ़ैसला लिया है उसकी शादी करवा देता हूँ। वो अपने घर रहेगी, सुखी से रहेगी और उसके जाने के बाद तू यहाँ खुशी से रहेगी। सुरेखा जी बिस्तर फर्श पर लगाकर सोई थी। उत्तम जी की इतनी बातें सुनकर उठकर बैठ गई।
उन्हें घूरते हुए देखकर बोली, वाह वाह, क्या बात कर रहे हो, बड़ा अच्छा सोचा है आपने। पर ये मत भूलो, शादियाँ 1000 रुपये में नहीं होती है, लाखों रुपए लगते हैं, और जो तुम्हारे पास उतना भी नहीं है, और ना ही तुम्हारी बहन और जीजा ने रखा है, तो इतना इतरा रहे हो। आधी रात बीत जाने पर भी सुरेखा जी की इतनी कड़वी बातें सुनकर उत्तम जी का पारा गर्म होने लगा। फिर से वो चिढ़ते हुए बोले, तू जब भी मुंह खोलती है ना, तेरे मुंह से गंध ही निकलता है, कभी तो ज़्यादा अच्छा बोलती जा। तुम लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है मुझे कहने के लिए, बोलने के लिए। आज आपने फैसला ले लिया है कि उसकी शादी करवाने का, तो मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय 1-2 जेवर हैं। मैं वो नहीं दे सकती, समझे आप। और ये मत भूलो, उसके जाने के बाद हमारा घर चलना मुश्किल हो जाएगा। उत्तम जी अपना चश्मा आंखों से उतारकर टेबल पर रखते हुए बोले, घर नहीं चलेगा, इसका क्या मतलब? आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करके आना ही है, तो देर किस बात की? वैसे भी लड़का बहुत अच्छा है, और जब तुम उसके बारे में जान लोगी ना, तब तुम भी कहोगी कि हमारे भाग्य खुल गए। उत्तम जी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर रेखा जी को यकीन तो नहीं हो रहा था, फिर भी वो बेमन से सुने जा रही थी। सुरेखा जी को इतना शांत सुनता देखकर उत्तम जी ने आगे बातें करना जारी रखा। उन्होंने पहले हान के बारे में बताया। ये कोई और नहीं बल्कि नैना जहाँ काम करती है, उसके सर ने ये शादी करने का ऑफ़र रखा है, बल्कि यहाँ तक कि वो हम लोगों को भी संभालने के लिए कह रहे हैं। हमें नया फ्लैट देंगे रहने के लिए। उत्तम जी ने अभी अपनी बात भी ख़त्म नहीं की कि उतने में सुरेखा जी उनकी बात काटते हुए बोली, क्या क्या कहा अभी आपने? हमें घर देंगे रहने के लिए? क्या सच कह रही हो? तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ कहूँगा? उत्तम जी ने हान का कहा हुआ हर बात क्या क्या बताया था सुरेखा जी को विस्तार से बताने लगी, और सुरेखा जी उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी। उत्तम जी बहुत समझदार इंसान हैं, वो नैना का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। खान को भी वो बहुत अच्छे से जानने लगे थे कि ये लड़का नैना के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं सुरेखा जी के मन में लालच का बीज पनपने लगा। सुरेखा जी ने उत्तम जी को समझाते हुए कहा, पहले मैं लड़के से बात करना चाहूँगी, पहले मैं उसे देखना चाहूँगी, क्या वो सच कह रहा है, क्या वो हमारी नैना के लिए काबिल है। सब जांच पड़ताल करके ही अपनी नैना का हाथ उसके हाथ में दे सकते हैं। उत्तम जी सुरेखा को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें समझने में थोड़ी भी देरी नहीं लगी कि सुरेखा के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, पर नैना इस रिश्ते को ना कह चुकी है। सुरेखा जी ने जैसे ही सुना कि नैना ने पहले ही ना कर चुकी है, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और वो उत्तम जी को समझाते हुए बोली, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोनों से बात कर लूँगी। और हाँ, आप भी क्या चाहते हो कि ये रिश्ता जुड़े या नहीं? जिस पर उत्तम जी बोले, अगर हान की जगह कोई और होता तो शायद मैं इतना जल्दी फैसला नहीं लेता, पर मैं हान को बहुत ही बारीकी से जानता हूँ, उस पर मैं आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ। अगर आज जीजा जी की इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है तो वो उसी की वजह से हो रहा है। सुरेखा जी भी सोच ही रही थी कि उत्तम जी आगे बोले, तुम क्या कहती हो? जिस पर सुरेखा जी इतनी बड़ी बात कैसे जाने दे सकती थी। उन्होंने तुरंत कहा, ज़रूर, हम नैना के लिए ये रिश्ता जाने नहीं देना चाहिए। अगर वो इतने अच्छे हैं तो नैना की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उत्तम जी के मुंह से हान की इतनी तारीफ सुनकर सुरेखा जी को ऐसा लग रहा था कि कल सुबह होते ही वो एक बार ज़रूर हान से मिलने, एक बार उससे बात करके उसे देखे, जो भी कहा है उससे कंफर्म करवा ले, ताकि उसे भी यकीन हो जाए कि जो उत्तम जी बोल रहे हैं क्या वो सही कह रहे हैं। सुरेखा जी सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि अभी तुरंत सुबह हो जाए और वो हान से मिलकर बातें करके सब क्लियर कर ले। मेंशन में मालविका ने जब से रात से बातें की थी, तब से उसने नव्या का मोबाइल लेने के लिए बहुत प्रयत्न किए, पर वो असफल रही, जिसके कारण वो अपने कमरे में परेशान होकर सोच रही थी। सोचते सोचते
उसका अंदर से बुरा हाल हो रहा था। उसने खुद से कहा, आज तो मैंने उसका मोबाइल नहीं ले सकी, पर कल मुझे किसी भी हालत में मोबाइल निकालना ही पड़ेगा। पर कैसे? मौका देखकर निकालना पड़ेगा ताकि वो मैसेज विहान देख सके। मालविका ने मोबाइल में टाइम देखा तो इस वक्त रात के 11:45 हो रहा था। उसने अपना मोबाइल बंद करके सोने की कोशिश करने लगी कि कल किसी भी हालत में मुझे नव्या के मोबाइल से राज को मैसेज करके ही रहूँगी। सुबह का समय मालविका ने नव्या का मोबाइल लेने के लिए सारे तरकीब निकाल रही थी, पर नाकामयाब रही। विहान के होते हुए वो उसके कमरे में नहीं जा सकती थी, क्योंकि विहान ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करेगा उसके होते हुए उसके कोई कमरे में आए। विहान के ऑफिस जाने के बाद मालविका नव्या का मोबाइल लेकर अगर राज को मैसेज करेगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विहान नहीं रहेगा और जब वो ऑफिस से घर आएगा तो उसकी मौजूदगी में कमरे में वो नहीं जा सकती। मालविका दिन भर यही सोचकर परेशान हुए जा रही थी। आखिरकार उसने एक तरकीब निकाल ली। वो किस तरह से नव्या के मोबाइल से राज को मैसेज करेगी और विहान को भी पता चलेगा। ये सब प्लान करने के बाद उसके होठों पर खतरनाक स्माइल आ गई। मालविका अपने आप से बोली, ये काम मैं आज ही करूँगी। नव्या अग्रवाल। सभी के ब्रेकफास्ट होने के बाद घर में सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए। दूसरी तरफ सुरेखा ने उत्तम जी से हान का नंबर लेकर कॉल लगाई। उन्होंने हान से कहा कि आज मिलने उनके घर आए ताकि आमने सामने मिलकर बातें करें। कॉल की दूसरी तरफ से हान ने भी मिलने के लिए हाँ भर दिया। सुरेखा जी ने हान को अपने घर पर बुलाया। उन्होंने वही टाइम बताया जिस टाइम पर नैना हॉस्पिटल में रहती है। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो गई। वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त आ गया दोपहर में। हान अपने कार में बैठकर कांदीवाली की गलियों में सफ़र करने लगा। सुरेखा जी के घर पर दाखिल हुआ। उस छोटी सी पतली सी गली में सभी लोग हान को घूर के देखने लगे। उसने अपनी कार तो बाहर पार्किंग किया था, पर उसकी पर्सनैलिटी को देखकर सभी की नज़रें उसी पर थी। सुरेखा जी ने जब देखा कि इतना अमीरज़ादा उनके घर में मेहमान आया है और आसपास के लोग उन्हीं के घरों की तरफ देख रहे हैं, तो उनका शान और भी बढ़ने लगा। उनके अंदर कहीं ना कहीं घमंड आना चालू हो गया। आसपास के लोगों को देखकर वो अंदर से इतराने लगी। हान अच्छे से देख सकता था उनके घर का कंडीशन, पर उसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो सिर्फ जिस काम के लिए आया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सुरेखा जी ने हान के लिए कॉफ़ी बनाई। हान कॉफ़ी तो पीना नहीं चाहता था, पर वो पहली बार आया है, मना भी नहीं कर सका। हान कॉफ़ी फिनिश किया। उसके बाद सुरेखा जी ने हान को बताया कि आप नैना के बारे में पहले ही मेरे पति से बात कर लिए हैं, पर मैं उनकी मामी हूँ। उसके लिए क्या भला बुरा है वो मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। जिस पर हान ने भी सहमति दिखाया और उन्हें कहा, आपको जो भी पूछना है पूछ सकती है, जो भी जानना है आप जान सकती है। हान ने अपने बारे में जितना बताना था वो सब बता दिया, जिसे सुनकर सुरेखा जी को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगा। और हान ने भी बताया कि वो उनकी फैमिली को हमेशा सपोर्ट करेगा, जिस पर सुरेखा जी के तो पंख फड़फड़ाने लगे। सुरेखा जी ने अपने दुखों का पहाड़ हान के सामने रख दिया। हान ने सुरेखा जी से कहा कि नैना पहले ही ये रिश्ते के लिए ना कह चुकी है, तो मैं क्या समझूं। जिसे सुनकर सुरेखा जी ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वो तो बच्ची है, मैं कहूँगी तो वो मान जाएगी। शादी बच्चों का खेल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बड़े बैठकर बात करें ताकि आगे कैसे क्या करना है फैसला ले सके। सुरेखा जी का इतना कहना कि हान की आंखों में भी खुशी की चमक दिखाई देने लगी। वो अपना कोट ठीक करते हुए कहा, जी ज़रूर, मैं घर जाकर अपने डैड से बात करता हूँ, फिर आपको बता दूँगा। और अब मैं चलता हूँ। हान के जाने के पहले वापस कहा, शादी का सारा खर्चा हमारी तरफ से रहेगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुरेखा जी ने भी हाथ जोड़ते हुए अलविदा करते हुए कहा, जी ज़रूर बेटा, ये तो बहुत पुण्य का काम है। रात का वक्त मेंशन में सुबह से दोपहर हो गए, दोपहर से शाम हो गई। धीरे धीरे वक्त बीत गया। मालविका ने दिन भर नव्या का मोबाइल लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके फ़ायदे का भी नहीं था। विहान तो दिन भर ऑफिस में ही रहा। अगर वो चाहकर भी
नव्या का मोबाइल ले लेती तो भी उससे किसी का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसका सब मेहनत व्यर्थ हो जाता। अगर नव्या के मोबाइल से राज को वो मैसेज कर भी देती तो विहान तो घर पर नहीं था देखने के लिए, और इनका प्लान नव्या को भी पता चल जाता और वो वक्त रहते सतर्क हो जाती। विहान के आने से पहले ही मालविका ने थोड़ा नाटक करना शुरू कर दी। नव्या के पास आके नाटक करते हुए बोली, ओ शिट, ये मेरा न्यू मोबाइल है, इसे पता नहीं आज ही क्या हो गया। इसे भी आज ही हैंग होना था यार, मेरा इम्पोर्टेंट कॉल था। और ये स्क्रीन मालविका बोले जा रही थी, उसकी बातें नव्या सुन रही थी, जो कि कुछ रिएक्ट नहीं की, क्योंकि वो देख सकती थी कि मालविका के हाथ में आईफोन है। मेंशन के अंदर जब विहान का कार एंटर हुआ और मालविका विहान के आने का ही इंतज़ार कर रही थी कि सही मौका आते ही वो नव्या का मोबाइल ले लेगी। विहान शेरा के साथ मेंशन के अंदर आ रहा था। यूं ही मालविका अपने कमरे की बालकनी में टहल रही थी और विहान को देखकर कमरे से बाहर निकली और अपना मोबाइल कान पर लगाई हुई थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई जा रही थी, हेलो हेलो। मालविका ऐसे दिखा रही थी कि जैसे उसका मोबाइल ख़राब हो गया है, पर वो ये नाटक सिर्फ नव्या के ही सामने कर रही थी ताकि कोई दूसरा उसकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्व ना कर दे। मालविका को कॉल पर हेलो हेलो करते देखकर आखिरकार नव्या ने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ, तुम्हारे मोबाइल में वॉइस साउंड का कुछ इशू है क्या? नव्या का आवाज़ सुनकर मालविका पीछे पलटी और अपना बेचारा सा फेस बनाकर बोली, नव्या यार, मेरा मोबाइल का साउंड लगता है ख़राब हो गया है। मेरी आवाज़ कॉल की दूसरी तरफ नहीं जा रही। आज शाम से ही यही प्रॉब्लम है। कल सुबह होते ही मोबाइल शॉप पर जाऊंगी। आखिर न्यू फ़ोन है, इसे क्या हो गया? मालविका इतना बोलकर अपना मुंह लटका ली, फिर अपने दोनों कंधे ऊपर करते हुए बोली, खैर, मुझे भी इम्पोर्टेंट कॉल करना था, पर मोबाइल का ही प्रॉब्लम है, क्या करूं? इतना बोलकर वो जाने को पीछे मुड़ी कि नव्या बोल पड़ी, मालविका, जब तुम्हारे फ़ोन का इतना इशू है, ऊपर से तुम्हारा इम्पोर्टेंट कॉल था, तो तुम मेरा फ़ोन ले लो। मालविका यही तो चाहती थी कि नव्या इतना कहे और वो अपना मोबाइल दे। मालविका जैसा चाहती थी उसका प्लान काम कर गया। वहीं नव्या अपने कमरे में जाकर अपना सेल फोन लाई और मालविका की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो मेरा मोबाइल, तुम कॉल कर सकती हो। मालविका ने नव्या के हाथ से मोबाइल ले ली, पर तुरंत उसे देते हुए बोली, पासवर्ड डालो ताकि अनलॉक हो जाए। नव्या ने मालविका के हाथ से मोबाइल नहीं ली, उसने जाते जाते बोली, इसका पासवर्ड है 4x8। नव्या इतना बोलकर वहाँ से चली गई और उसके जाते ही मालविका मुस्कुराते हुए खुद से बोली, मूर्ख लड़की, यार हद है, विहान इसे कैसे पसंद कर सकता है, पागल लड़की को, इसे तो लोगों की भी समझ नहीं है, ये कैसे विहान की लाइफ पार्टनर बनेगी। मालविका नव्या का मोबाइल लेकर अपने कमरे में बालकनी में चली गई और अपने मोबाइल से राज को कॉल करके उसे इन्फॉर्म कर दिया कि नव्या का मोबाइल मेरे हाथ में है। कॉल की दूसरी तरफ से राज ने कहा कि नव्या के मोबाइल से मुझे जल्दी जल्दी मैसेज करो ताकि राज भी उसे ढेर सारा मैसेज कर सके। राज जैसे जैसे बोलता गया मालविका वैसे वैसे करती गई और उन दोनों की नव्या के मोबाइल से ढेर सारी चैटिंग हो गई। यूं ही आधे घंटे तक मालविका नव्या का मोबाइल अपने पास रखी और नाम उसने अपनी फ्रेंड का नंबर नव्या के मोबाइल में डायल कर दिया ताकि नव्या को यकीन हो जाए कि उसने उसका मोबाइल यूज़ करने के लिए लिया था। थोड़ी देर के बाद नव्या, वेदिका और रौनक तीनों लिविंग एरिया में बैठकर बातें कर रहे थे। विहान इस वक्त अपने कमरे में था। मालविका को यही सही मौका था कि वो नव्या का मोबाइल विहान के हाथों में दे सके। सबसे अच्छी बात तो यही थी कि मालविका जैसा चाह रही थी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। मालविका ने उन तीनों को नीचे बातें करता देखे दबे पांव विहान के कमरे की ओर बढ़ गई और बिना नॉक किए दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। इस वक्त विहान कॉल पर किसी से बात कर रहा था और जैसे ही पीछे मुड़ा मालविका को देखकर सावलिया नज़रों से आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए उसे ही घूर के देखने लगा। मालविका ऐसा करना तो नहीं चाह रही थी कि बिना नॉक किए उसके कमरे में जाए, क्योंकि उसके पहले विहान ने कई बार उसे फटकार लगा चुका है।
विहान को ज़रा भी पसंद नहीं उसके कमरे में कोई आए। पहली बात तो किसी को आने नहीं देता, अगर आने भी दिया तो बिना परमिशन के अंदर कोई आता नहीं। पर आज मालविका ऐसा करने के लिए मजबूर हो गई थी। वो अपने प्लान को अंजाम देना अच्छे से जानती थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।